हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ये सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर एग्जाम में नंबर तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ हम लोग को ये चैप्टर ये भी बताएगा कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, ठीक है, और हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहला तो हमारा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा कि लाइफ प्रोसेस के ऊपर, फिर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का जो फोकस रहेगा ओनली न्यूट्रिशन पे रहेगा, ठीक है। चलिए, लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस मींस लाइफ सस्टेन करने के लिए जो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन या कंटिन्यू करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे ब्रीदिंग, खाना खाना, ईटिंग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रिमूविंग वेस्ट, यही सबको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर ईटिंग फूड या ब्रीदिंग हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई इंसान है जो सांस नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो इंसान नहीं है या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको ब्रीदिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि ये सब बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, और ये सब जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सिंपल डिफिनेशन है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू डू सर्टेन एक्टिविटी टू स्टे अलाइव। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं बच्चों, अगर आपको 2 दिन तक बोल दिया जाए कि आप खाना नहीं खाइए, तो क्या आप रह सकते हैं बिना खाना खाए? नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को चलाने के लिए या बॉडी काम करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होता है, ठीक है। और वो एनर्जी कहां से आता है? तो खाना से आता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ सकते हैं कि बच्चों, अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि 1 घंटा तक सांस रोक कर रखने के लिए, तो हम लोग 1 घंटा क्या 1-2 मिनट तक नहीं रह सकते हैं, है ना, सांस रोक कर, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि ये हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है सांस लेते रहना, ठीक है। उसी तरीका से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ये भी जरूरी है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग की बॉडी से वेस्ट निकलना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी से वेस्ट नहीं निकल रहा है तो भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तो जैसा कि हम लोग बताएं कि आज का जो लेक्चर है वो केवल न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, और वो भी फुल्ली डिटेल्ड, ठीक है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम लोग बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना लेने का प्रोसेस होता है ना। और खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, है ना? ताकि हमको एनर्जी मिले, है ना, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सब हमारे बॉडी का किस पे डिपेंडेंट है? एनर्जी, काम कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, काम कर पा रहे हैं, या हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये सब किस पे डिपेंडेंट है? तो फूड पे डिपेंडेंट है। और इसी फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लेने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन का 2 मोड होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग खुद से खाना बनाते हैं, वो मम्मी या जोमेटो पे ऑर्डर नहीं करते हैं, है ना। प्लांट्स जो है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंडेंट है ना। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट का यूज करके वो खाना बना लेते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि फोटोसिंथेसिस का यूज करके प्लांट खाना बना लेते हैं। वो खाना खुद के लिए तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ वो हम लोग को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो हेटरोट्रॉफ है ना, हम लोग तो मम्मी पे डिपेंडेंट है, जोमेटो के ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग हेटरोट्रॉफिक है, हम लोग डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे,
ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्दर 3 टाइप्स होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, कैसे भाई? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके सिंपली खाना बना लेते हैं। और वो जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि सनलाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। मतलब प्लांट जो खाना बना रहा है वो सनलाइट का यूज करके, है ना। सनलाइट बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर है यहां पे। ठीक है, अब कंडीशन कौन कौन सा जरूरी है ना, जिसका यूज करके प्लांट खाना बनाता है या फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस का काम करना है या काम हो रहा है प्लांट में, तो ये 4 चीज का होना बहुत जरूरी है प्लांट में। अगर वो 4 चीज में से कोई भी चीज एब्सेंट है ना, तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा। वो भी हम लोग के ग्रुप में आ जाएगा, फिर हेटरोट्रॉफ बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O और CO2, ये 4 चीज जो है कंडीशन जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो बच्चों, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ें तो क्या हो सकता है प्रॉपर डिफिनेशन? ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझेंगे कि प्लांट जो है वो H2O और CO2 ये दोनों का यूज करता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट में रहता है, प्लांट के जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उसके लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और सनलाइट प्लांट कैसे कैप्चर करता है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि ये दोनों का यूज करता है और ये दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए, दोनों का। ठीक है, एक्चुअली में जो लीफ होता है ना, लीफ में एक मेसोफिल सेल्स होता है और उसी मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और वही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस का सिंपल डिफिनेशन है ना, एक तरह का बायो प्रोसेस है ना, जिसमें ग्रीन प्लांट खुद से खाना बना लेता है बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सिंपल डिफिनेशन है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे देखिए ग्रीन प्लांट्स है ना, रूट्स है, रूट्स के थ्रू पानी चला जा रहा है ऊपर। ठीक है, और CO2 जो है वो आ जा रहा है लीफ में। और CO2 कैसे प्लांट लेता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सनलाइट तो आ ही जा रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट को खींच ले रहा है। ठीक है, और ये प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा। मेन काम क्या है ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? ताकि खाना बन जाए, तो प्लांट खाना बना लेगा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं वेस्ट, प्लांट का जो वेस्ट है वो बाई प्रोडक्ट उससे ऑक्सीजन निकल जाता है। प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए जीवन देने वाला गैस है। चलिए देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये एक सेल है ना, मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है? ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए ये है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन क्या है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen plus water vapor। ठीक है, वाटर वेपर एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो प्लांट से आफ्टर फोटोसिंथेसिस रिलीज होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो देखिए CO2 वाटर के साथ कंबाइन हुआ, किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या बना? ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और H2O बना। क्लियर? अब देखिए फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है ना, हम लोग तो पढ़ लिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कैसे खाना बनता है वहां पे? एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो भी चीज, ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों,
वो देखिए सेल है, ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जो एक तरह से फ्लूइड पार्ट बोल सकते हैं, और इसी स्ट्रोमा यानी कि किचन बोल सकते हैं, ठीक है। यही स्ट्रोमा में जो है ना, वो क्या हो रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कैसे, तो देखिए ये है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ये सनलाइट को ट्रैप किया होगा, ठीक है, और सनलाइट को ट्रैप किया होगा, पानी भी पहुंचा होगा यहाँ पे, ठीक है, और CO2 भी पहुंचा होगा, तो पानी और CO2 आ गया, और सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये केमिकल एनर्जी क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी क्या करता है कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। ये ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है प्लांट से, यही जो ऑक्सीजन निकलता है ना, यही ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है। अब बचा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होगा, CO2 के साथ ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा CO2 के साथ, और इसी रिएक्शन को आप पढ़े होंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस CO2 के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ठीक है, और यही खाना है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। तो लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, and this chemical energy split the water molecule into hydrogen and oxygen, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि फोटोलाइसिस हो रहा है। फोटोलाइसिस कैसे हो रहा है, फोटोलाइसिस आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइसिस पढ़े हैं कि लाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, या डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का, वो किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि फोटोलाइसिस हो रहा है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इक्वेशन भी। नेक्स्ट है कि हम लोग पढ़ लिए कि फोटोसिंथेसिस का काम हो गया, खाना बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्लांट से निकल जाता है, और वाटर वेपर भी बनता है, वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में जैसे रूट में स्टोर कर देगा अपना ग्लूकोज को, स्टेम में स्टोर कर देगा, लीफ में स्टोर कर देगा, ब्रांच में स्टोर कर देगा, एज अ फ्रूट के रूप में भी स्टोर कर देगा, ठीक है। और वही तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर करता है फ्रूट में, उसको हम खाते हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, जो भी, ठीक है, वही प्लांट का खाना बनाया वही है जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, फोटोसिंथेसिस का साइट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट साइट है। क्लोरोप्लास्ट में कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को ग्रीन कलर देता है और साथ ही साथ सनलाइट को भी ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ये किचन है, यहीं पे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अब ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलोकाइड्स, और इसी ये ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट, इसको हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं। और यही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। और देखिए ये जो डिस्क है, कलेक्शन ऑफ डिस्क जो होता है, यानी कि बोल सकते हैं थैलाकॉइड्स का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं ग्रेनम, और इस तरीका का बहुत सारा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले थोड़ा सा यहां पे अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्लांट की कौन से ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ऑर्गन का नाम हो गया लीफ, लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेल ऑर्गेनेल बोल देगा तो सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जहां पे फोटोसिंथेसिस का काम हो रहा है, तो सेल ऑर्गेनेल हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 प्लांट में कैसे आ रहा है, या प्लांट से ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है, या एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से कैसे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास तो क्या है, नाक है ना, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन
ले लेते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, और CO2 एक्सेल करते हैं। प्लांट के पास ऐसा नाक वगैरह तो है नहीं, है ना, जिसके थ्रू वो CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसके प्लांट में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो CO2 इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सेल करता है। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जितने भी लीव्स है, लीव्स के सरफेस पे छोटा छोटा पोर्स होता है। ठीक है, टाइनी पोर्स होता है जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सर वो कैसे दिखेगा, तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तब दिखेगा। या आपको घर पे ऑब्जर्व करना है तो आप एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं, गर्म पानी लेना है आपको, बॉइलिंग वाटर, और उसमें ग्रीन लीफ तोड़कर उस गर्म पानी में डाल देना है, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा उसमें से बबल निकल रहा है। ठीक है, तो बबल कहां से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, लीफ में टाइनी टाइनी पोर्स है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट्स क्या करता है, CO2 इनहेल करता है, और अगर आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करता है, या जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी स्टोमाटा के थ्रू ही रिलीज होता है। ठीक है, तो सिंपल दो फंक्शन है स्टोमाटा का। फर्स्ट है गैसेस का एक्सचेंज करता है, जैसे CO2 लेना और ऑक्सीजन रिलीज करना। ठीक है, एक और फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, तो स्टोमाटा का दो फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो आप लिख दीजिएगा एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकेंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट का जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है कि जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे घर में जाने के लिए क्या है, गेट होता है ना, डोर को हम लोग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। सेम एज स्टोमाटल जो पोर होता है, पोर, उसके सराउंडिंग में किडनी शेप का स्ट्रक्चर होता है, गेट जैसा, डोर जैसा। ठीक है, वो गेट जैसा जो डोर जैसा स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। इसको हम किडनी शेप कह सकते हैं, बीन शेप कह सकते हैं, दो होता है, दो। ठीक है, इस तरीका का देखिए, ये जो है ना ये है गार्ड सेल, और देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, और इसके अराउंड में गार्ड सेल है। ठीक है, ये गार्ड सेल का काम क्या है, जस्ट लाइक गेटकीपर क्या करता है, दरवाजा को बंद करता है, खुलता है। सेम एज स्टोमाटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन रोल करता है, तो गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है सर, कैसे, तो देखिए, जब गार्ड सेल में वाटर इन होगा, मतलब कि इंटर होगा, ठीक है, तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा। जैसे गार्ड सेल पहले मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, पानी भरा गार्ड सेल में दोनों साइड, तो गार्ड सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होकर ओपन हो जाएगा, ओपन। ठीक है, अब जब पानी रिलीज होगा, अब देखिए ओपन हुआ ना, तो इस केस में क्या होता है कि CO2 इंटर हो जाता है। ठीक है, और जब पानी रिलीज हो गया तो क्या होगा, गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर पानी इंटर हुआ, ओपन, फिर रिलीज हुआ, क्लोज। ठीक है, इस तरीका से गार्ड सेल स्टोमाटल पोर को रेगुलेट करता है। देख सकते हैं आप, व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, गार्ड सेल स्वेल और स्टोमाटल पोर ओपन। ठीक है, दूसरा है व्हेन दे लूज वाटर, गार्ड सेल श्रिंक और स्टोमाटल पोर क्लोजेस। ठीक है, इस तरीका से गार्ड सेल स्टोमाटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमाटल पोर जो है ना वो क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये अपना पानी पूरा वाटर जो है वो रिलीज कर दिया है, और ये गार्ड सेल श्रिंक होकर क्लोज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी इंटर हुआ होगा, जिसकी वजह से स्वेल होकर ये ओपन हो गया स्टोमाटल पोर, और जब ओपन हुआ तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और CO2 इंटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमाटल पोर का। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट में भी प्लांट होता है, उसका भी कलर ग्रीन होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस का ही काम कर रहा होगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर वो लोग दिन में फोटोसिंथेसिस का काम करेगा ना, तो वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि पानी का कमी है, प्लांट में थोड़ा बहुत भी पानी है, और जब दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टोमाटल पोर ओपन होगा, और ओपन होगा तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा वाटर रिलीज होगा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो डेजर्ट प्लांट में सर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो वो लोग क्या करता है, जैसे नाइट टाइम है,
रात का समय है, ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक है, और उस केस में स्टोमेटल पोर ओपन होता है। और स्टोमेटल पोर जब रात में ओपन होता है ना, तो वहां उस रात में वाटर का लॉस जो है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, सनलाइट होता है, और आप पढ़े हैं सनलाइट टेम्परेचर ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर और सनलाइट होगा ना तो उस केस में ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो रात में तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन होगा। और स्टोमेटल पोर ओपन होकर क्या क्यों होना है स्टोमेटल पोर को ओपन? क्योंकि CO2 आ जाए प्लांट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी तो प्लांट में है ही पानी, ठीक है, कमी किसका है? CO2 का, और वो CO2 स्टोमेटल पोर ओपन करता है, प्लांट ले लेता है, ठीक है। रात में जो होता है CO2 और वाटर दोनों मिलकर एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड या मैलिक एसिड। ये एक तरह का इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। इंटरमीडिएट सब्सटेंस, इंटरमीडिएट सब्सटेंस का मतलब होता है बीच का सब्सटेंस, फाइनल ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, बीच का सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो सब पहले बना लेते हैं, है ना, हल्का हल्का तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे जाते हैं तो बस खाली बनाना रहता है। या रेस्टोरेंट में भी क्या करता है, लोग सब कुछ बनाकर रख देता है, पहले तैयारी रखता है, जैसे कस्टमर आता है तुरंत क्या होता है, फटफट बनाकर उसको सर्व कर देता है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे रात टाइम में क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट सब्सटेंस बन जा रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग मैलिक एसिड, ठीक है। जब डे टाइम होगा, दिन का समय आएगा, है ना, वही टेम्परेचर हॉट ड्राई, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि ये जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस है मैलिक एसिड वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कहां ब्रेक होगा? वही स्ट्रोमा में। और जब ब्रेक होता है तो पता है वाटर और CO2 से ही बना है ये सब्सटेंस, तो CO2 अलग हो जाता है, ठीक है। अब बताइए दिन में तो CO2 प्लांट नहीं ले सकता है ना, क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि स्टोमेटल पोर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और स्टोमेटल पोर ओपन करना पड़ेगा तो उस केस में बहुत सारा वाटर का लॉस होगा, इसलिए दिन में तो स्टोमेटल पोर क्लोज रहता है। और सर क्लोज रहता है अगर स्टोमेटल पोर, तो प्लांट में CO2 कैसे आएगा? तो ये जो रात में इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना हुआ है ना, वही इंटरमीडिएट सब्सटेंस मैलिक एसिड ब्रेक हो जाता है और वहां से CO2 प्लांट को मिल जाता है, ठीक है। अब वो CO2 का यूज कर लेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। सर कैसे? वहां पे क्या है, उसका जो लीफ होता है, मेनली नहीं होता, लीफ जो होता है ना वो स्पाइन वगैरह में कन्वर्टेड होता है, लेंटिसेल्स होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम होगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो उसके लेंटिसेल में तो है ही क्लोरोफिल, सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का काम पूरा हो गया। अब बचा वाटर, तो वाटर तो प्लांट में है ही, और CO2 तो आ ही गया, जो CO2 नहीं था, दिन में नहीं ले सकता था प्लांट। CO2 कैसे आया? वही इंटरमीडिएट सब्सटेंस ब्रेक हुआ, वहां से CO2 यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस तरीका से ग्लूकोज बना लेता है डेजर्ट प्लांट, ठीक है। तो इस तरीका से न्यूट्रिशन डेजर्ट प्लांट में हो जाता है, आप देख सकते हैं, है ना। नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है, CO2 जो है प्लांट में इंटर हो जाता है, CO2 और वाटर का यूज करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं मैलिक एसिड। डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज रहता है, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस इन हॉट सनलाइट। क्यों बंद रहता है आपको पता है। अब यहां पे बताया था कि मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो मैलिक एसिड हम लोग स्टोर किए हैं ना नाइट में, वही ब्रेकडाउन हो जाता है सेल में, और ये CO2 रिलीज करता है, ठीक है। और जब CO2 रिलीज होगा तो CO2 का यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो क्लोरोफिल पता है, ग्रेन स्टेम ट्रैप सनलाइट। स्टेम में एंटी सेल होता है, लेंटी सेल होता है, उसी में क्लोरोफिल होता है, और वही सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। सनलाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूट्रिशन डेजर्ट प्लांट में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दो ठो एक्टिविटी है ना, 5.1 और 5.2। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 5.2 तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 5.2 है एक्टिविटी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5.1 एक्टिविटी, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है ना एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और वो पॉटेड प्लांट में पता है कैसा प्लांट होना चाहिए? जिसका लीफ वेरीगेटेड होना चाहिए। सर ऐसा प्लांट कहां खोजेंगे जिसका लीफ वेरीगेटेड होगा, अलग अलग कलर होगा लीफ में? वो प्लांट आपको मनी प्लांट है। मनी प्लांट में आप देखे होंगे कि उसमें व्हाइट व्हाइट रहता है और साइड साइड से ग्रीन रहता है, बीच में हल्का हल्का व्हाइट रहता है, ठीक है। या क्रोटोन, क्रोटोन में येलो होता है, हल्का हल्का येलो रहता है क्रोटोन का प्लांट। ये सब आप देखे होंगे, ये दोनों प्लांट, ठीक है।
अब वो पॉटेड प्लांट को क्या करना है, डार्क रूम में रख देना है, अंधेरा रूम। सर अंधेरा में रहेगा, सर अंधेरा में डर नहीं जाएगा प्लांट, ठीक है। अंधेरा में क्यों रहेगा, क्यों रखना जरूरी है अंधेरा में? अंधेरा में रखने से क्या होगा कि जो ये प्लांट है, जो क्लोरोफिल पहले फोटोसिंथेसिस का हुआ होगा काम बाहर, तो स्टार्च तो स्टोर होगा ना। अब डार्क रूम में रख देंगे तो वहां फोटोसिंथेसिस का यूज नहीं हो रहा है, और जब वो फोटोसिंथेसिस वहां नहीं करेगा तो जो स्टार्च को स्टोर किया है उसी का यूज करेगा अपना, ठीक है। तो कितना दिन तक रहना है ना, 3 दिन तक रखना है। तो 3 दिन में क्या होगा कि ये प्लांट में जो पहले से बना के रखा है ना स्टार्च, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। डार्क रूम में पॉटेड प्लांट इसलिए रखेंगे क्योंकि जो पहले से वो स्टार्च को स्टोर किया है वो स्टार्च यूज हो जाए, ठीक है। 3 दिन के बाद क्या करेंगे, उस प्लांट को सनलाइट में रख देंगे, फिर से सनलाइट में रख देंगे, हाँ। प्लांट को सनलाइट में हम लोग 6 घंटा तक रखेंगे, डार्क रूम से निकालकर उसको 6 घंटा तक हम लोग रखेंगे। कहां, धूप में रखेंगे। सर धूप में क्यों रखेंगे फिर? क्योंकि फिर से नया स्टार्च बन जाए, ठीक है। पुराना स्टार्च पे हम लोग क्यों काम करेंगे, नया स्टार्च बनने का वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जब नया स्टार्च बन जाएगा वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट में, अब उसमें से क्या करेंगे, एक लीफ को तोड़ेंगे, ठीक है। और उस लीफ को तोड़कर हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में बॉइल करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में क्या करेंगे, उस लीफ को डीप कर देंगे। कितने समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, है ना, 2-3 मिनट्स के लिए, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस लीफ को बॉइलिंग वाटर से निकालकर उसको अल्कोहल में डाल देंगे। जैसे एक कंटेनर है, इसमें अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल में वो लीफ को डाल देंगे, और ये पूरे कंटेनर को क्या करेंगे, जो बॉइलिंग वाटर होगा ना, बॉइलिंग वाटर का कंटेनर, बॉइलिंग वाटर का कंटेनर, उसमें इसको डाल देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल को बॉइल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको वाटर बाथ बोल सकते हैं, वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। और जब तक इसको हीट करना है तब तक ये अल्कोहल बॉइल ना करने लगे, ठीक है। जब अल्कोहल बॉइल करने लगेगा तो इसके अंदर जो लीफ है, वो लीफ में जो ग्रीन होगा ना, ग्रीन कलर, वो फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा। अल्कोहल में डालने का मतलब यही है कि ग्रीन कलर खत्म हो जाए। ग्रीन कलर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उस लीफ में जो स्टार्च होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस केवल ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, इससे एक्सपेरिमेंट थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग अल्कोहल में डुबो देते हैं। अब अल्कोहल से ये लीफ को निकालेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे उस लीफ को। जब आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे यहां पे ग्रीन ग्रीन है ना, ये वाला ग्रीन एरिया, वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो स्टार्च होगा, यही तो फोटोसिंथेसिस किया होगा, स्टार्च यहीं पे होगा। अब येलो है तो येलो जगह तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हुआ होगा, मैंने बताया कि ओनली ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस का काम होता है, तो इस एरिया में फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। और जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, केवल जो ग्रीन कलर होगा ना वही ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल का रहना बहुत जरूरी है। अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका 5.2, ठीक है। 5.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या करना है बच्चों, आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, ठीक है। और जिसका साइज जो होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, मतलब देख रहे हो ना, कॉपी, दोनों पॉटेड प्लांट का कॉपी है, मतलब सेम साइज का प्लांट लेना है दोनों, ठीक है। अब वो प्लांट को क्या करना है कि वो दोनों प्लांट को डार्क रूम में रख देना है, वही प्रोसेस पीछे वाला। 3 दिन के लिए आपको डार्क रूम में रख देना है। इससे क्या होगा कि जो पहले से स्टोर होगा स्टार्च,
वो यूज हो जाएगा प्लांट, ठीक है। क्योंकि डार्क रूम में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा तो प्लांट खाना कैसे मिलेगा? तो वही जो स्टार्च स्टोर किया है ना, वही स्टार्च जो है वो क्या होगा, स्टार्च का यूज हो जाएगा, यूज करेगा प्लांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि दोनों प्लांट को हम लोग को एक बेल जार लेना है, बेल जार, और उसके अंदर रखना है, ठीक है। और उसमें एक में क्या करना है, एक में आपको वॉच ग्लास के अंदर KOH लेना है, और इसमें नहीं लेना है KOH, ठीक है। अब ये दोनों सेटअप को धूप में रख देना है। कहां रख देना है? धूप में। कब? वही डार्क रूम में, डार्क रूम से निकालने के बाद, ठीक है। ये सेटअप करेंगे, दोनों में बेल जार लगाएंगे, बेल जार के अंदर ये क्या करेंगे, वैसलीन लगा देंगे। वैसलीन वॉल पे लगाने से क्या होगा कि पूरा जो भी थोड़ा बहुत होल्स होगा वो बंद हो जाएगा, और CO2 अंदर किसी भी तरीका से नहीं आ सकता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट में बाहर रख देंगे। तो क्या होगा, सनलाइट तो दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसको भी। अब दोनों के अंदर देखो सनलाइट मिल रहा है, प्लांट का कलर ग्रीन होगा हल्का बहुत, ठीक है, और इस पे पानी होगा, वाटर होगा। तो तीन चीज है, क्लोरोफिल है, वाटर है और सनलाइट है। ये इसके प्लांट को क्या नहीं मिल रहा है, तो CO2 नहीं मिल रहा बच्चों, दोनों को नहीं मिल रहा है। लेकिन KOH क्यों लगाया है? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत यहां पे CO2 होगा ना, CO2 उसको ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जबकि यहां पे KOH नहीं है तो थोड़ा बहुत यहां पे CO2 होगा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें स्टार्च क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के लीफ को 1 बाय 1 तोड़ेंगे, और वही वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डुबो देंगे। आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसमें तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी CO2 है ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। तो इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लैक भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो फोटोसिंथेसिस पूरा कटअप पूरा हुआ ही नहीं, एक बूंद नहीं हुआ। और जबकि यहां पे थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि यहां पे इसके अंदर थोड़ा बहुत CO2 होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और थोड़ा बहुत इसमें स्टार्च स्टोर होगा। और इसका लीफ जो लेंगे ना, उस लीफ का कलर चेंज होगा ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि CO2 रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर CO2 नहीं है तो क्या हो, फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द CO2। पूछता है फंक्शन कि KOH का क्या फंक्शन है, KOH क्यों लिए हम लोग, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन द फिगर, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट, ठीक है। कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटा तक प्लांट को रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में से एक एक लीफ तोड़ना है, और वही बॉइलिंग वाटर, अल्कोहल, ठीक है, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इसके लीफ का तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि इसके लीफ का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ब्लू ब्लैक, क्योंकि वहां पे CO2 हल्का होगा, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस किया होगा और स्टार्च को थोड़ा बहुत स्टोर कर दिया होगा। क्लियर हो गया? इससे क्वेश्चन पक्का 100% आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। हम लोग का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, नेम द ऑर्गेनेल एंड द ऑर्गेन वेयर इट अकर्स, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कितना सारा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको हम बता चुके हैं, है ना, देख लीजिए, है ना, यह है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनेल क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेन क्या है, लीफ। यह है इक्वेशन, ठीक है। अब मैकेनिज्म भी बता ही चुके हैं, ठीक है। मैकेनिज्म याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हम एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। He places a potted plant in a transparent airtight bell jar. Inside the jar, he also keeps a watch glass containing potassium hydroxide (KOH). ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया, इतना पूरा देखो एक्सप्लेन किया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट। KOH का रोल क्या है, बहुत आसान है। KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। दूसरा, व्हाई इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द एपरेटस।
ताकि कंडीशन पूरा हो सके। 3 कंडीशन तो कम से कम रहना चाहिए ना, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर। CO2 को हम चेक कर रहे हैं ना, तो CO2 एब्सेंट कर देंगे। 3 तो कंडीशन रहना चाहिए ना, इसलिए उसको फुलफिलमेंट के लिए आपको उसको सनलाइट के टर्म में रखते हैं। थर्ड है, व्हाट रिजल्ट विल कंफर्म दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सा रिजल्ट कंफर्म करता है? तो दोनों लीफ को हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में डाले थे, एक लीफ में तो कोई ब्लू ब्लैक हुआ ही नहीं, और जबकि दूसरे लीफ में जिसमें हम लोग KOH ऐड नहीं किए थे उसका क्या हुआ, ब्लू ब्लैक हो गया। इससे पता चल जाता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, किसकी वजह से, CO2 की वजह से। और जहां CO2 नहीं था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बना। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पे है, ये स्टोमाटा से है। ठीक है, स्टोमाटा में आपको हम बता दे रहे हैं कि डायग्राम पूछ देगा और बोलेगा कि लेवल कीजिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो देखिए ये सब जो है ना क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बीच में जो दिया है ये है आपका वैक्यूल, और बीच में जो ग्रीन है हल्का ग्रीन वो क्या है, वो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखिए ये न्यूक्लियस भाई साहब यहाँ है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन देख रहे होंगे आप, है ना, और बाहर में क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, तो इस तरीका से गार्ड सेल में भी बहुत सारा चीज देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ अ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है और उसमें शो करना है क्या क्या, स्टोमेटल पोर को शो करना है, ओपन स्टोमेटल पोर को शो करना है। देखिए स्टोमेटल पोर ओपन है, और लेवल करना है गार्ड सेल। तो देखिए ये गार्ड सेल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। और आपको स्टोमाटा के 2 फंक्शन भी बताना है, तो बता चुके हैं क्या क्या। फर्स्ट फंक्शन था कि वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सेकेंड फंक्शन क्या था, ट्रांसपीरेशन। तो 2 फंक्शन हो गया स्टोमाटा का। ठीक है, हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, तो ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। क्या, गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, इट स्वेल, स्टोमेटल पोर ओपन। गार्ड सेल रिलीजेस वाटर, इट श्रिंक, स्टोमेटल पोर क्लोज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, जिसको जोमेटो के ऑर्डर की जरूरत नहीं होता है ना, वो ऑटोट्रॉपिक था। हम लोग जो है हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और भी देखिए फंगी है ना, ये पैरासाइट है, यहाँ पे अमीबा है, ये तीनों आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं बच्चों, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, यानी कि सड़ा गला चीज से न्यूट्रिशन अपना ले लेता है। जैसे ये जो दिख रहे हैं ना मशरूम, ये मशरूम दिख रहे हैं नीचे, ये इसका कलर ग्रीन है नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर ग्रीन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करेगा। तो सर अगर फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर रहा है तो कैसे जिंदा है। ठीक है, प्लांट भी है, तो ये क्या कर रहा है, सॉइल में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसी से अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है और अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है। इसीलिए मशरूम जो होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ जो होता है ना वो अपना फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक करता है। खाना है उसको बाहर ब्रेक कर देगा, अरे भाई ब्रेक हो जाए, एंजाइम जाइम छिड़क जाएगा, सबने बॉडी से एंजाइम निकालेगा और खाना के ऊपर छिड़क देगा। अब खाना डाइजेस्ट हो गया बाहर, अब उसमें से जो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो लोग बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है। एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है ना कि ये ना तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है और ना खुद बनाता है। ठीक है, और इसका कलर ग्रीन है ही नहीं। ठीक है, जैसे देखिए ये दिख रहे हैं तार जैसा पौधा है, पूरा इसको जकड़ लिया है बेचारा को, दिख रहे हैं, ये ग्रीन लीव्स है ना, और ग्रीन लीव्स को पूरा जकड़ लिया है, पकड़ लिया है कि हमको दो खाना, हमको दो खाना, है ना। तो ये तो खाना बना लेता है आराम से फोटोसिंथेसिस का काम करके। ठीक है, और ये जकड़ लिया है, जकड़ने का मतलब है कि ये प्लांट जो खाना बनाता है उसी से खाना को ये छीन लेता है, वही खाना छीन लेता है। कौन, ये तार वाला जो पौधा है। इस तार वाला पौधा को हम लोग बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं, अमरबेल या कैस्केटा, अमरबेल या कैस्केटा, ये याद रखिएगा। और भी है जैसे टिक्स, हेडलाइट्स, लीचेस, राउंड वॉर्म्स,
टैपवर्म्स, प्लाज्मोडियम, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाते हैं और उसके बॉडी से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हेड लाइस है, हेड लाइस देखे होंगे आप लोग, कहां, हेड में होता है ना, सबसे ज्यादा गर्ल्स में पाया जाता है। ठीक है, हेड लाइस, ठीक है, उन लोग का बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है जिसकी वजह से हेड लाइस पाया जाता है। ढील बोलते हैं अपने लैंग्वेज, देहाती भाषा में इसको ढील बोलते हैं। ठीक है, अब वो हमारे हेड के ऊपर है। ठीक है, अब हेड के ऊपर है तो क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, कैसे खाएगा। ठीक है, वो तो खाना नहीं बना रहा है, तो हमारा जो ब्लड है ना उसी को सक करता है, समझ रहे हो, उसमें भी हमारा ही ब्लड है, तो हमारे ब्लड को सक करके वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है। ठीक है, हेडलाइंस तो देख रहे हो ना, वो हमारे बॉडी पे आया, मेरे बॉडी से न्यूट्रिशन लिया। ठीक है, तो हमारा बॉडी उसके लिए पता है क्या हो गया, होस्ट, हमारा बॉडी होस्ट कर रहा है, भाई आ जाओ, है ना, समझ रहे हो ना, तो हमारा बॉडी उसके लिए होस्ट हो गया। अब देखो ये बेचारा प्लांट का क्या गलती है ना, पूरा एकदम जकड़ लिया, बांध लिया एकदम, जैसे कोई इंसान को एकदम कैद कर लिया जाता है सिकड़ से बांध कर। ठीक है, अब ये बांध लिया है, कष्ट भी हो रहा है ना इस प्लांट को, कष्ट भी तो हो रहा है, और फायदा किसको दे रहा है, यही अमरबेल को। खाना बना लिया, इससे छीन लिया खाना, कौन, अमरबेल। ठीक है, तो अमरबेल के लिए ये प्लांट होस्ट हो गया, क्या हो गया, होस्ट। अब ये प्लांट अमरबेल जो इस पे है ना, इससे तो खाना ले ही रहा है, साथ ही साथ इसको हार्म भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए हेडलाइंस, अरे हमारा क्या कसूर है, हमारा ब्लड, कितना खाना पीना खाते हैं तो ब्लड बढ़ता है, और वो ब्लड हमारा सक कर रहा है, एक तरह से क्या हमारे बॉडी का हार्म ही हो रहा है ना। तो उसी तरीका से ये जिस प्लांट पे जाता है उसका हार्म भी करता है और उससे फायदा भी लेता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट, विदाउट किलिंग देम, उसको मारता नहीं है, मार देगा तो कहां से रहेगा, उसको खाना फिर कहां से मिलेगा, मारेगा नहीं, है ना, हार्म करेगा हल्का बहुत लेकिन मारेगा नहीं, उसको ही पता अगर मार देंगे तो कहां से हमको खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यही तो मेन न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना, कहने का मतलब हम लोग जो न्यूट्रिशन कर रहे हैं ना हम लोग सेप्रोफाइटिक हैं और ना ही हम लोग पैरासाइटिक हैं, हम लोग एकदम अलग हैं, इन लोग से अलग हैं, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग चीज नहीं खाते हैं। ठीक है, या हम लोग किसी दूसरे बॉडी पे जाके नहीं खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। सर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अरे भाई होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम लोग कंप्लेक्स फूड को खाते हैं और वो हमारे बॉडी में कंप्लेक्स फूड ब्रेक होता है और सिंपलर फूड बनता है और फिर उस सिंपलर फूड से न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व है। कितने स्टेप, 5 स्टेप। 5 स्टेप कौन कौन सा, फर्स्ट स्टेप है इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर ईगेशन। ठीक है, पहले खाना खाएंगे, ठीक है, फिर वो खाना का डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरे सेल तक जाएगा। ठीक है, सेल में यूज हो जाएगा और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो खाना अनडाइजेस्टेड खाना इगेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग तो आते ही हैं, साथ ही साथ ये अमीबा भाई साहब भी आता है। अमीबा यूनिसेलुलर है और ये भी हम लोग जैसा है, हम लोग से मतलब टक्कर ले रहा है, हम लोग का टक्कर ले रहा है कि भाई हम ही होलोजोइक करते हैं, एक ही सेल का बना है। पारामीशियम भाई देख रहे हैं, ये भी हम लोग के जैसा ही है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यूनिसेलुलर है। अमीबा भी यूनिसेलुलर है, पारामीशियम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इंसान जो करेगा वही हम करेंगे। एक सेल का है तो क्या हो गया, है ना, यही है इन लोग का स्वैग, है ना। हम लोग एक सेल का है तो क्या हो गया, हम लोग 100 ट्रिलियंस वाले इंसान से बात करेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा अमीबा हमसे टक्कर ले रहा है, हमारे जैसा न्यूट्रिशन कर रहा है अमीबा, जो मशरूम नहीं कर रहा है, जो अमरबेल नहीं कर पा रहा है, वो एक सेल का जीव हमको टक्कर दे रहा है। ठीक है, हम लोग जैसा न्यूट्रिशन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करता है भाई, देखते हैं, है ना, एक सेल हम लोग जैसा न्यूट्रिशन। देखिए अमीबा पे जो न्यूट्रिशन होता है ना, बता चुके हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये पांचों स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे अमीबा में 5 स्टेप परफॉर्म होता है। ठीक है, झूठ बात नहीं है, होता है, सही बात है ना, 5 स्टेप को फॉलो करके न्यूट्रिशन पूरा करता है। देखिए अमीबा के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, पहला एक सेल का बना है ना, और दूसरा इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। पारामीशियम का शेप फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता, अपना शेप चेंज करते रहेगा। चेंज समझ रहे हैं ना, चेंज करेगा अपना शेप।
जैसे इंसान का फेस चेंज होता है ना, उसी तरीके से ये अपना शेप चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो पानी में रहता है। पानी में कहां रहेगा भाई? अच्छा, पानी में बाहर हम लोग जैसा नहीं रह सकता ना सर, देखिए देखिए नहीं रह रहा है ना, तो पानी में रहता है ये, हम लोग जैसा बाहर नहीं रह सकता है। ठीक है, या हम लोग भी तो पानी में नहीं रह सकते ना, समझ रहे ना। तो ये पानी यानी कि तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, पॉन्ड या बोल सकते हैं आप नदी वगैरह में रहता है। ठीक है, ये खाना कैसे लेता है पता है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है, 6-7 में, कि सेडोपोडिया नाम का चीज होता है इसमें। सेडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, झूठा पैर, मतलब उसी सेडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो वही सेडोपोडिया के थ्रू जाएगा। तो सर हम लोग का तो सच का पैर है, उसका तो फॉल्स फिट सेडोपोडिया झूठा पैर है। हाँ है, लेकिन अपना मूवमेंट कर रहा है ना, हम लोग भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। ठीक है, तो वो मूवमेंट सेडोपोडिया के थ्रू करता है। साथ ही साथ खाना भी जो है ना, वो सेडोपोडिया के थ्रू कर रहा है। दो काम, हम लोग तो मुंह से अलग काम करते हैं, खाना मुंह से खाते हैं, ठीक है, पैर से चलते हैं। वो चल भी रहा है सेडोपोडिया के थ्रू, खाना भी इनगल्फ कर रहा है सेडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेडोपोडिया। देख रहे हैं ये वाला जो है ना, ये इसी को हम लोग सेडोपोडिया कहते हैं। और वही सेडोपोडिया के थ्रू वो मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ खाना को भी कैप्चर करते हैं। एंड फॉर्म्स फूड वैक्यूम। अब जैसे इस तरीका का अमीबा है, अब खाना यहां पे आ गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये खाना को चला जाएगा अंदर। कैसे? तो इस तरीका से फॉर्म हो जाएगा खाना जो है ना, इस तरीका का इसमें आ जाएगा। ये देखो, ये है फूड वैक्यूम और इसके अंदर खाना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीका से ऐसे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर ऐसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल, हम लोग फूड वैक्यूल को बोल सकते हैं सर उसके पास पेट है। हाँ जी, उसके पास पेट भी है। हम लोग के पास पेट है तो क्या उन लोग के पास नहीं होगा? उसके पास भी पेट है, उसका नाम क्या है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल अमीबा का पेट होता है। खाना का डाइजेशन कहां हो रहा है? पेट में हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, फूड वैक्यूल में क्या होगा, खाना पहले डाइजेस्ट होगा, उसके बाद पूरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब देखिए सर, उसमें से भी अनडाइजेस्टेड खाना रिमूव होता है। हाँ जी, हम लोग की बॉडी में से भी अनडाइजेस्टेड खाना निकलता है, उसके बॉडी में से भी अनडाइजेस्टेड खाना निकलता है। तो देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब वही साइटोप्लाज्म के थ्रू पहले वैक्यूल में आएगा अनडाइजेस्टेड खाना, फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग फिगर से देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, पांचों स्टेप। इंगेशन देखिए, इंगेशन ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है खाना का पार्टिकल, और ये देखिए ये है सेडोपोडिया, ये जो है ऐसे, ये है सेडोपोडिया। ठीक है, अब ये सेडोपोडिया देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, इस तरीका से खाना चल जाएगा और ये क्या बना लेगा, वैक्यूल। वैक्यूल में खाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इंगेशन हो गया। क्या हो गया, इंगेशन। जैसे हम लोग प्लेट में रखा हुआ लड्डू को उठाकर डाल दिए मुंह में ना, तो इंगेशन हमारे लिए हो गया, जबकि अमीबा के लिए इंगेशन ये रहा। ठीक है, अब इंगेशन हो गया। अब दूसरा स्टेप है डाइजेशन। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा, खाना ब्रेक होगा, टूटेगा खाना। और जब खाना का ब्रेकडाउन हो जाएगा फूड वैक्यूल में, देखिए खाना का ब्रेक हुआ, या दो स्टेप बता रहा है खाना का कैसे ब्रेक हो रहा है। खाना ब्रेक हो गया, डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब खाना क्या होगा, फूड वैक्यूल से निकलेगा बाहर, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी जगह चला जाएगा। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन पढ़े होंगे आप लोग, सेल वाला चैप्टर क्लास 9 में। डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और जो मूवमेंट होता है ना फूड मॉलिक्यूल का, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन से क्या होता है, पूरे अमीबा के सेल के पार्ट में चला जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। मतलब पूरा सेल जो है ना उस न्यूट्रिएंट का यूज कर लेगा। कहां यूज करेगा, तो एनर्जी के लिए यूज कर लेगा। ठीक है, ग्रोथ में यूज करेगा। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो खाना क्या होगा, देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, सेडोपोडिया ही देखो कैसे ऐसा बनाया, सेडोपोडिया बॉडी से बाहर फेंक दिया खाना को जो अनडाइजेस्टेड था। तो इस तरीका से आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में पूरा होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पारामेसियम। ये भी हम लोग जैसा ही न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये भी 5 स्टेप फॉलो करता है। ठीक है, देखिए इट ऑल्सो परफॉर्म्स होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप, ठीक है। ये याद रखिएगा ना कि अमीबा जो है ना यूनिसेलर तो है ही, साथ ही साथ उसका इरेगुलर शेप है, और जबकि इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप, स्लीपर जैसा शेप होता है, चप्पल जैसा शेप। यहां भी देखिए चप्पल का आ गया है ना, चप्पल का शेप होता है, ठीक है, देख रहे हैं चप्पल का शेप है। आगे देखिए अब ये खाना कैसे, मतलब न्यूट्रिशन कैसे पूरा करता है, ठीक है। तो इसके बॉडी का जो आउटर है, आउट ग्रोथ होता है, बॉडी के जो बाहर है ना, हेयर जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, देख सकते हैं आप, निकला हुआ है ना हेयर जैसा स्ट्रक्चर। इसी के थ्रू वो जो है ना मूवमेंट भी हल्का सा होता है, इसी के थ्रू मूवमेंट भी करता है, और साथ ही साथ खाना जो है ना वो इसी के थ्रू जो है ना लेता है, ठीक है। इट हैज सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट पुशेस द फूड एंड वाटर इनटू द माउथ ग्रुप। देखिए माउथ ग्रुप यहां है, इसी के थ्रू खाना जो है ना पारमेसियम के अंदर जाता है, ठीक है। माउथ ग्रुप को हम लोग ओरल ग्रुप भी कहते हैं। फूड इज पैक्ड इनटू द फूड वैक्यूल, जैसे ही अंदर जाएगा खाना, और किसके थ्रू जाएगा, सिलिया देख रहे हैं ना, सिलिया यही खाना को भेज रहा है कि भाई तुम अंदर जाओ, है ना। ओरल ग्रुप के थ्रू खाना आएगा अंदर, देख रहे हो यहाँ पे वैक्यूल, इस तरीके का वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा, देखो ये वैक्यूल फॉर्म हो गया, और ये वैक्यूल में देख रहे हैं ना फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में खाना है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे फूड वैक्यूल है, इसमें भी खाना है। अब फूड वैक्यूल में खाना का डाइजेशन होगा। फूड इज डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट स्प्रेड इनटू द साइटोप्लाज्म। डाइजेस्ट जब हो जाएगा तो इससे जो न्यूट्रिएंट होगा वो पूरे सेल में स्प्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और अनडाइजेस्टेड जो खाना होगा वो देखो यहाँ पे एनल पोर है, एनल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, एनल ग्रुप के थ्रू जो है ना खाना बाहर निकल जाता है। अनडाइजेस्टेड खाना जो होता है एनल ग्रुप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओरल ग्रुप के थ्रू खाना अंदर जाता है, और एनल ग्रुप के थ्रू अनडाइजेस्टेड खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। और सिलिया याद रखिएगा, ठीक है। अमीबा में सेडोपोडिया है जिसके थ्रू खाना लेता है, और जबकि पारामीशियम में सिलिया होता है जिसके थ्रू वो खाना लेता है। और इसमें माउथ ग्रुप और एनल ग्रुप भी होता है। माउथ ग्रुप के थ्रू खाना जाता है, फूड वैक्यूल में खाना का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और इगेशन जो होता है वो आपका एनल ग्रुप के थ्रू होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसका बेसब्री से इंतजार था, है ना, वो आ गया, है ना, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हम लोग भी अमीबा पारामीशियम जैसा ही है ना, हम लोग में भी 5 स्टेप फॉलो होगा, और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। लेकिन उन लोग से हम लोग डिफरेंट यही है ना कि हम लोग बहुत सारा सेल से बने हैं, वो एक सेल का बंदा है ना, हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल के बंदा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग में न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत, डाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे हम लोग के बॉडी में होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। Human beings perform holozoic type of nutrition include ingestion, digestion, absorption, assimilation और ignition, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि एक तरह का कैनाल होता है, ठीक है। कैनाल समझते हैं ना, रास्ता, और वो रास्ता जो है माउथ से स्टार्ट होता है हम लोग के बॉडी में और एनस तक जाता है, ठीक है। मतलब माउथ से लेकर एनस तक जो पाथ है ना, पाथ कैनाल, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सर कितना लंबा है सर ये एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लॉन्ग है। कितने मीटर? 9 मीटर लॉन्ग है, समझ रहे हैं ना, 9 मीटर लॉन्ग है। और खाना जो है ना माउथ में लेते हैं ना, तो वो देख रहे हैं ना, जा रहा है ना, एनएस के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, खाना जो है वो जिस पाथ से गुजर रहा है ना, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। बोल सकते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर पैसेज है ना, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक जाता है, ठीक है। अब ये एक तरह का रास्ता है, तो रास्ता में भी बहुत सारा स्टॉपेज होगा ना। तो स्टॉपेज मतलब वैसा जगह जहां पे खाना रुककर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहां जहां डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट है स्टॉपेज या फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको बोलते हैं माउथ या बकल कैविटी। देख रहे हैं ये बकल कैविटी है पूरा अंदर वाला, ठीक है, ये माउथ है। दूसरा है ओसोफेगस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप है ना, फूड पाइप क्या करता है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है ना। खाना जो है माउथ से वो पेट में जा रहा है ना, किसके थ्रू? तो आपका फूड पाइप ओसोफेगस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये याद रखिएगा। सर कितना होता है लॉन्गेस्ट पार्ट, मतलब कितना लंबा है ये 6.5 मीटर लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे? एलिमेंट्री कैनाल पूरा कितना है, 9 मीटर लॉन्ग, और 6.5 मीटर कौन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सबसे लंबा यही होता है, ठीक है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। सर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इतना है तो लार्ज इंटेस्टाइन और बड़ा होना चाहिए क्योंकि लार्ज है,
लार्ज का मतलब लार्ज लॉन्ग नहीं होना, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो लार्ज इसलिए है क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है। डायमीटर समझ रहे हैं ना, डायमीटर बड़ा है। और जबकि इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है लेकिन लॉन्ग ज्यादा है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन, देख रहे हैं इसका डायमीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज नाम इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है लेकिन लॉन्ग ज्यादा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लॉन्गेस्ट है, मतलब कितना लॉन्ग है तो 6.5 मीटर लॉन्ग है। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन पता है कितना मीटर लॉन्ग है? 2.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 2.5 बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग। और ये किसी किसी बुक में 6 देता है ना, 6 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर लॉन्ग होता है और ये 1.5 से 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है रेक्टम, फिर एनस। रेक्टम में खाना जो है ना वो थोड़े समय के लिए स्टोर रहता है। इस तरह से बोल सकते हैं कि स्टोरेज है, खाना को अनडाइजेस्टेड खाना, डाइजेस्टेड नहीं, अनडाइजेस्टेड खाना को स्टोर करता है। ठीक है, और वो अनडाइजेस्टेड खाना एनएस जो होता है एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं ये माउथ ग्रुप है, क्या है ये? माउथ ग्रुप। ये क्या है? देख रहे हैं ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर, माउथ और ये स्टमक को कनेक्ट किया ये पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस या ओसोफेगस। ठीक है, या फूड पाइप बोल दो सिंपली। ठीक है, फिर है लीवर, ये है लीवर। ठीक है, ये है, दिख रहे हैं पीयर शेप में होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल जो पिंक से बना हुआ है ना, वही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, पेट हो गया, स्टमक। ठीक है, पेनक्रियाज भी नहीं है लेकिन हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। स्टमक के बाद आ गया ये, देखिए ये है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, पता होगा आप लोगों को, पढ़े होंगे बुक में। ड्यूडेनम, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन, ड्यूडेनम, जेजुनम और एक है इलियम। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग ड्यूडेनम में बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इधर, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और ये जो इधर पार्ट है ये वाला बोलते हैं हम लोग इलियम। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और यहां पे देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम, और ये जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, ये जो है ये है रेक्टम और इसको बोलते हैं एनस। क्लियर हो गया? तो आप ये डायग्राम समझ सकते हैं। नेक्स्ट फूड डाइजेशन है ना। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, डाइजेशन बहुत कंप्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो तुरंत नहीं हो जाएगा डाइजेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। डाइजेशन जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टॉपेज है ना, हर स्टॉपेज में खाना डाइजेस्ट होता है। जैसे माउथ, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यही मेन 3 पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ, जिसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी यानी कि माउथ में क्या है? टीथ है, टंग है। ठीक है, और इधर सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होता है, दो इधर हो गया 1 पेयर है ना, 2 पेयर और इधर 3 पेयर ऐसे। ठीक है, 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो टीथ क्या करेगा भाई? टीथ का काम क्या है? टीथ हमारे, टीथ पता है ना, हार्ड चीज खा रहे हैं तो वही टीथ की वजह से ही खा पा रहे हैं, है ना। अगर टीथ नहीं रहता और आपको बोल दिया जाता चना खा लीजिए, है ना, या बादाम खा लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। विदाउट टीथ हम लोग ये सब नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो टीथ का यूज क्या है? टीथ हम लोग चिवाने यानी कि चीविंग,
कटिंग, ग्राइंडिंग द फूड, मतलब फूड को तोड़ने में, मतलब एक तरह से यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है ये टीथ। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जो खाना होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ा यानी कि पीसेस में कर रहा है, ठीक है। टंग क्या करता है? टंग का काम क्या है कि उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और निगलने में हेल्प करेगा, ठीक है। जब तक खाना सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हो रहा है तब तक हम निगल नहीं सकते हैं, स्वैलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, है ना। ट्राई होगा ही नहीं क्योंकि हमारे माउथ में तो ऑलरेडी हमेशा 24 घंटा क्या सलाइवा रहता है, ठीक है। जब भी कोई चीज खाएंगे तो सलाइवा आ जाएगा और उसको पूरा एकदम मिक्स करेगा, सॉफ्ट बना देता है। तो सर ये सलाइवा कहां से निकल रहा है? हर समय हमारे माउथ में रहता है, कहां से निकल रहा है सलाइवा? तो देखिए हमारे माउथ में रहना भी बहुत जरूरी है सलाइवा, है ना। अगर नहीं रहेगा ना तो जर्म्स वगैरह जो है ना अपना घर बना लेगा, बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए सलाइवा का हर टाइम माउथ में रहना, और बोलने हम लोग बोल भी पा रहे हैं ना तो वही सलाइवा की वजह से हो रहा है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी जो ग्लैंड होता है, ये जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड साइड में, वहां से सलाइवा निकलता है, ठीक है। अब सलाइवा जो है ना, मेन थूक बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, थूक, उसी को सलाइवा कहते हैं। और उस सलाइवा में पता है डाइजेस्टिव जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस समझ रहे ना, इंजाइम, और यही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अगर ये इंजाइम हमारे बॉडी में अगर नहीं रहता, इंजाइम नाम का कोई भी केमिकल्स, तो समझ जाइए डाइजेशन पॉसिबल नहीं था, समझ रहे ना, डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं था। रोटी खाते, रोटी का टुकड़ा जैसा ही हमारे बॉडी में रहता, डाइजेस्ट ही नहीं होता, उससे एनर्जी ही नहीं मिलता। तो रोटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, और कौन तोड़ता है? इंजाइम, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमाइलेज है। सलेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, टाइलिन, क्लियर। अब ये एमाइलेज क्या करता है? ये एंजाइम जो स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। स्टार्च मतलब जो रोटी, हम लोग अगर चावल रोटी खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च होता है, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से हम लोग लिए है ना। और आपको बताया था ना कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो रोटी चावल है उसमें स्टार्च है, और स्टार्च बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब जाता है माउथ में जाता है, तो ये एमाइलेज क्या करता है? उसी स्टार्च को ब्रेक करता है, तोड़ता है, सिंपलर शुगर में तोड़ता है, यानी कि स्टार्च जो है ना उसको माल्टोस बना देता है। माल्टोस मतलब सिंपलर शुगर, है ना, सिंपलर शुगर बोल सकते हैं उसको, है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फूड बहुत सॉफ्ट हो जाता है, पता है ना, सलाइवा है ना मिक्स होगा, दांत का यूज, टंग का यूज होने के बाद फूड बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये जो होता है इसको हम लोग पार्शियली डाइजेस्टेड भी बोल सकते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, और उसको हम लोग बोलते हैं बोलस, 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 ठीक है। ये याद रखें, मतलब जो पेस्ट जैसे बन जाता है ना, पेस्ट खाना में जिसको हम लोग निगलते हैं, उसी को बोलते हैं बोलस, ठीक है। चलिए अब ये बोलस कहां जाएगा भाई? तो बोलस जाएगा ओसोफेगस में, ठीक है, ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस में जाने के बाद है ना पेट में चला जाता है। अब कैसे, क्या ओसोफेगस बहुत लंबा नाली है क्या, कुआं जैसा है कि वो आसानी से चला जाएगा? नहीं, फूड पाइप का जो वॉल होता है ना, वॉल वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स समझ रहे हो ना, ऐसे वेव जैसा स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके का, ऐसा देख रहे हैं। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है या यहां पे एक्सपैंड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ये होते रहता है इस तरह का, ऐसा है मान लो, ऐसे 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 होते रहता है। और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से खाना जो है ना वो स्टमक में जाता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट केवल ओसोफेगस में ही नहीं है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, तभी तो खाना जा रहा है नीचे, मतलब आगे बढ़ रहा है खाना, किसकी वजह से? इसी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो देखिए लिखा है द वॉल्स ऑफ एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मैनर, वेव जैसा स्ट्रक्चर, वेव देखे होंगे ना, अप डाउन होता है, वही रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी की वजह से जो खाना है ना वो पेट में आराम से चला जाता है। ये याद रखिएगा, यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है, बस एक पाथ है, रास्ता है जो स्टमक और माउथ को जोड़ रहा है, ठीक है। और यहां पे एक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर बैग है, मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा, बैग है एक तरह से, जहां पे खाना जाता है। और ये खाना पता है 2-3 घंटा तक पेट में रहता है भाई, ठीक है, 2-3 घंटा तक पेट में रहता है, ठीक है।
सर 2-3 घंटा तक क्या करता है ना? तो देखिए ये जो बोलस है वो स्टमक में आ गया। अब स्टमक के जो वॉल होता है, वह स्टमक का जो वॉल है ना, वहां पे एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल रहा है पता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। तो जो पेट है उसमें एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उससे जूसेस निकलता है, और उस जूसेस में 3 चीज होता है। ठीक है, कौन? एक एंजाइम होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और म्यूकस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम लोग का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। ये नहीं समझना है कि पेट में डाइजेशन होता है, नहीं। देख नहीं रहे यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। तो ये कभी पूछ देगा कि बताइए डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो पेट नहीं बोलिएगा, है ना, आपको माउथ बोलना होगा। स्टार्ट आपको माउथ से होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते होंगे, है ना, नाम ही काफी है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारे पेट से सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि फूड में जो प्रेजेंट जर्म्स है उसको किल करेगा। फर्स्ट काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि वो खाना में जो प्रेजेंट जर्म्स वगैरह होता है उसको किल करता है। दूसरा काम क्या है कि खाना को जो है ना वो एसिडिक बनाता है, मतलब मीडियम जो है ना, मीडियम एसिडिक कर देता है पूरा, क्योंकि एसिड सिक्रेट हो रहा है तो पूरा मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? जब तक मीडियम एसिडिक नहीं रहेगा ना, तब तक पेप्सिन एक्ट नहीं करेगा। पेप्सिन एक्ट नहीं करता है। पेप्सिन को काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? मीडियम एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, पेप्सिन जो सिक्रेट होता है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उस समय वो इनएक्टिव होता है, और उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन को बोलते हैं पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन जो है ना, पेप्सिनोजेन को एक्टिव कौन करता है? यही एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही वो एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा एक्टिव। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है, और क्यों बनाता है? ताकि पेप्सिन एक्टिव हो जाए, यानी कि जो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाए पेप्सिन। और पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया, ये याद रखिएगा। प्रोटीन का डाइजेशन पेट से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा। बहुत कंप्लेक्स है प्रोटीन, और उसको तोड़कर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब म्यूकस देखिए, म्यूकस का काम क्या है? एचसीएल क्या है? अगर एचसीएल खाली रिलीज हो और म्यूकस ना हो, समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, पेट में बहुत दर्द देगा। पेट के अंदर जो है ना एसिड की वजह से छाला हो जाता है। ठीक है, और अगर बहुत बार होते रहा ना, बहुत दिन तक रह गया ये एसिड रिलीज होते गया, म्यूकस नहीं रिलीज हुआ, तो क्या होगा कि अल्सर नाम का एक बीमारी हो जाएगा पेट में, है ना। अल्सर मतलब छाला पड़ जाना, जैसे कैसे माउथ वगैरह में, मुंह वगैरह में छाला पड़ जाता है कभी कभी, उसी तरीके का। ठीक है, इसलिए म्यूकस जो है ना, म्यूकस को आना बहुत जरूरी है। म्यूकस क्या करता है? ये पेट के पूरे वॉल में होता है, और ये वॉल को क्या करता है? एचसीएल से बचाता है। एचसीएल के इफेक्ट से पेट के वॉल को बचाता है कौन? म्यूकस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे जो फूड होगा ना 2-3 घंटा के बाद, वो बोलस नहीं रहेगा, बोलस से चेंज हो जाएगा, बहुत सेमी सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। क्लियर हो गया? अब ये काइम जो है ना वो जाएगा आगे कौन सा पार्ट में? तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर ये ऐसे पेट है ना, तो यहां पे क्या होता है कि एक आगे पाथ, तो यहां पे एक मसल होता है जिसको बोलते हैं स्पिंक्चर मसल। स्पिंक्चर मसल, और यही स्पिंक्चर मसल की वजह से जो होता है ना, वो काइम जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है खाना कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बताए थे आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट और हाईली क्वाइल्ड पार्ट है। एनिमल में जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है। ये किस पे डिपेंड करता है पता है? कि वो एनिमल क्या खाता है, इस पे डिपेंड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है, लेंथ होता है, वो एनिमल में अलग अलग होता है। किसकी वजह से? उसके खाने के हैबिट की वजह से, कि वो क्या खाना खा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर एनिमल क्या खाता है? घास फूस खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, इसलिए उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, क्यों सर लॉन्गेस्ट क्यों होता है? अब घास फूस खाता है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, लॉन्गेस्ट होने का रीजन यही है कि जो वो खाता है ना, वो एक तरह से सेलुलोज प्रोडक्ट होता है। प्लांट वगैरह में सेलुलोज ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है, घास हो गया, तुम्हारा भूसा हो गया, ये सब में ज्यादा सेलुलोज होता है और वो सेलुलोज प्रोडक्ट को पचाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है या बहुत डिफिकल्ट है पचाना, डाइजेस्ट करना, किसको, सेलुलोज को। इसीलिए हर्बीवोर एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, लिखा है हर्बीवोर नीड्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज का डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है। लेकिन कार्निवोर जो होता है वो मीट वगैरह खाता है ना, कार्निवोर्स एनिमल मीट वगैरह खाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मीट को डाइजेस्ट करना आसान है। सेलुलोज के कंपैरिजन में मीट को डाइजेस्ट करना क्या है, आसान है, ठीक है। दैट्स वाई कार्निवोर्स एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और जबकि हर्बीवोर में लॉन्ग होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, मतलब ये यही जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है खाना, है ना, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और पता है ना कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बस यही तीन चीज का। सर विटामिन मिनरल्स नहीं, विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में जरूरी होता है, उसके लिए डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, वो डाइजेशन हो जाता है, पेट वगैरह में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां है ना, ऐसा जगह है जहां पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना, दो असिस्टेंट ग्लैंड है, दो असिस्टेंट है, कितना, टू असिस्टेंट ग्लैंड है। असिस्टेंट कौन कौन है, एक है लीवर और दूसरा है पेनक्रियास। असिस्टेंट समझते हैं ना, जो हेल्प करता है, हेल्पर। स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए दो ग्लैंड है जिसको बोलते हैं लीवर और पेनक्रियास, ठीक है। तो लिखा इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो भाई कैसे हेल्प करता है देख लो, लीवर जो है, लीवर जो होता है ना, वो लीवर बाइल जूस को बनाता है। बाइल जूस को कौन बनाता है, लीवर, ठीक है, बाइल जूस को कौन बनाता है, लीवर, ठीक है। लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आप देखे होंगे, देख लीजिए यहां पे है, ये गॉल ब्लैडर है और ये क्या है, लीवर। तो लीवर में बाइल जूस बन रहा है लेकिन स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है, देख रहे हैं बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के थ्रू देख रहे हैं यहां पे कनेक्टेड है, ये यहां आ जाता है, देखो इसमें कनेक्टेड ऐसे, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे ये जो है ना बाइल जूस आ जाता है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, यहां पे आ गया कौन, बाइल जूस, ठीक है। आगे देखिए बाइल जूस आ गया कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां से आया भाई, तो लीवर में बना था और गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ था, और गॉल ब्लैडर डक्ट जो होता है ना, बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब बाइल जूस क्यों आता है सर, क्यों आता है बाइल जूस, क्या काम है बाइल जूस का, क्या काम है ना, बाइल जूस यहां आके क्या करेगा। तो बाइल जूस आकर यहां पे दो फंक्शन करेगा, है ना, क्या क्या दो फंक्शन करेगा, पूछता एग्जाम में बाइल जूस का फंक्शन, ठीक है। बाइल जूस पहला काम क्या करेगा कि जो खाना पेट से आया है ना वो एसिडिक है, उसको एल्कलाइन बनाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि बाइल जूस जो होता है वो फैट को ब्रेक करता है। फैट जो होता है ना वो बहुत, बोल सकते हैं पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है फैट, मतलब लार्ज ग्लोब्यूल्स है, फैट का लार्ज ग्लोब्यूल्स है, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या करता है कि फैट को ब्रेक करता है, फैट को क्या करता है, ब्रेक करता है, छोटे छोटे पार्ट में बाइल जूस को ब्रेक कर देगा। लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट, किसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से। और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट, ठीक है। इसी को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, बाइल जूस की वजह से। तो बाइल जूस का दो काम, फर्स्ट मेक्स द फूड एल्कलाइन और दूसरा हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा हेल्पर है या असिस्टेंट है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास को भी देख लीजिए थोड़ा सा, कहां पे पेनक्रियास जो है, देख रहे हैं पेट से पीछे, पीठ से देखिए पीछे, पेट की एकदम पीछे देखिए, ये दिख रहा है ना, पत्ता जैसा शेप होता है इसका, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर,
और इसी को बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। और ये पेनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलता है। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम। पेनक्रियाज सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 एंजाइम्स। कौन कौन? ट्रिप्सिन, पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। सर एमाइलेज, ये एमाइलेज पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ठीक है। वो माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है वो अलग है, और यहां पे एमाइलेज अलग है, ठीक है। लेकिन दोनों का फंक्शन सिमिलरली सेम है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो किसका भाई है? पेप्सिन का भाई है। तो पेप्सिन जैसा ही काम करेगा। पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ा था ना, वही टूटा हुआ पार्ट को और तोड़ेगा ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बड़ा भाई है ना। वो बोलेगा पेप्सिन तुम आधा ही तोड़ो प्रोटीन को, पूरा हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को और ब्रेक करता है, फर्दर ब्रेक कर देता है, ठीक है। लाइपेज जो है ना, लाइपेज बाइल जूस जो काम किया है ना, बाइल जूस वो पूरा काम नहीं किया, आधा काम किया है। मतलब वो लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ दिया। अब वो स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट जो है ना, उसको और स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ देगा। कौन? लाइपेज। लाइपेज जो होता है फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, जो फैट इमल्सिफाइड हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया ना, उसको और फर्दर ब्रेक करेगा, ठीक है। कौन? लाइपेज, ठीक है। और एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है कि जो सैलिवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया था ना माल्टोस में, तो माल्टोस भी अभी आधा अधूरा टूटा हुआ है, उस माल्टोस को और तोड़ता है ये एमाइलेज। मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो अभी भी उसका कुछ कुछ पार्ट जो है ना खाना का डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है ना। कंप्लीट डाइजेशन अभी होगा, अभी, ठीक है। अब क्या होता है कि खाना थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आएगा, जेजुनम वाला पार्ट में आएगा। अब जो ग्लैंड होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ग्लैंड होता है, और वो इंटेस्टिनल जूसेस को सिक्रेट करता है। और इंटेस्टिनल जूसेस में भी क्या होता है? इंजाइम होता है। क्या होता है? इंजाइम। क्या होता है? इंजाइम होता है, ठीक है। और वो इंजाइम क्या करता है कि कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है खाना को, ठीक है। मतलब जो खाना है ना, खाना में क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो तीनों को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा। कौन? इंटेस्टिनल जूसेस में प्रेजेंट इंजाइम, ठीक है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वो कंप्लीट डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बन जाता है। और फैटी एसिड और फैट जो होता है, फैट वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड बन जाएगा, फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब जब डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ये जो डाइजेस्टेड खाना है, वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, वो आता है इलियम, और नीचे थोड़ा सा आता है इलियम वाला पार्ट में, वही स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में क्या होता है? वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि यहां पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लीजिए, तो इसके वॉल में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे इस तरीके के स्मॉल इंटेस्टाइन में के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं? भीली। भीली क्या बोलते हैं? भिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिल्ली, ठीक है। ये जो है ना, इसी को भिल्ली बोलते हैं। सर भिल्ली, बिल्ली बोल देते हैं, है ना? नहीं, भिल्ली है। भिल्ली लोकेशन लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा फिंगर लाइक, कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को विल्ली कहते हैं। सर इसका काम क्या है? विल्ली का काम क्या है यहां पे, ठीक है। तो इसका काम यही है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टेड फूड का। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, दो लड़का लेते हैं, ठीक है। एक लड़का के ऊपर जो है ना बाल नहीं है,
ठीक है, टक्कू महाराज है। और दूसरा लड़का लेते हैं जिसके ऊपर पूरा बाल है, एकदम तेरे नाम जैसा बाल है, ठीक है। अब दोनों स्नान कर रहा है, नहा रहा है। तो बताइए, स्नान करने समय जो पानी है वो सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा? किसका हेड जो है ज्यादा स्टोर करेगा पानी? टक्कू महाराज का कि तेरे नाम का? तो टक्कू महाराज में तो बाल है ही नहीं, तो पानी जैसे डालेगा गिर जाएगा सब, पानी ठहरेगा नहीं ठहरेगा। लेकिन इसके पास तो तुम तेरे नाम जैसा बाल है, तुम बड़ा बड़ा बाल है ना, तो नहाएगा ना तो बहुत सारा पानी जो है ना वो बाल में, हेड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाल क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा पानी को, और उसका तो 1-2 घंटा तक बाल भी सूखने वाला नहीं है क्योंकि बड़ा बड़ा बाल है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा सपाट रहता, कुछ नहीं रहता, तो डाइजेशन जो है ना, एब्जॉर्प्शन जो है ना, खाना का, डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो होता है ना, स्लो होता है। लेकिन ये विल्ली रहने के कारण क्या हुआ कि जो खाना है ना, खाना दिख रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से इधर उधर रहता है ऐसे, तो ये सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना, पूरा जैसे कि मान ले कि सपाट है तो सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे से बना हुआ तो इसके अंदर ऐसे से भी पानी घुस जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विल्ली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये याद रखिएगा। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना, ये याद रखिएगा। फर्स्ट फंक्शन यही है, ठीक है। विल्ली क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड यानी कि न्यूट्रिएंट जो होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये है विल्ली का स्ट्रक्चर मेन, देख लो ये है एपिथेलियल टिश्यू, 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर ये देख रहे ये वाला, ये जो व्हाइट कलर का है, ये बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स भी पढ़े हैं 9th में, ठीक है, या आगे भी हम लोग पढ़ाएंगे इसको। ये इससे क्या होता है? फैट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये देखिए ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। ये विल्ली क्या करेगा कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड कैपिलरीज यानी कि ब्लड सेल में भेज देगा, और वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू पूरे सेल में चला जाता है, देख सकते हैं। विल्ली कंटेन्स ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू द सेल, है ना, ब्लड वेसल्स होता है और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को पूरे सेल में भेज देता है। अब सेल में जाके क्या होगा? सेल में जाएगा और वो फिर वहां पे एनर्जी रेस्पिरेशन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे एनर्जी बनता है खाना से, ठीक है। तो ये विल्ली का कंसेप्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट, विल्ली का फंक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दूसरा याद रखना है कि इट हैज ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड इनटू द सेल्स, ठीक है। इन सेल्स इट इज यूटिलाइज्ड टू obtain एनर्जी। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, सब डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ पार्ट जो होता है ना अनडाइजेस्ट रहता है, और वो भी जरूरी है। हमारे बॉडी में सब खाना डाइजेस्ट होना जरूरी नहीं है, कुछ पार्ट जो है ना हमारे बॉडी से निकलना भी जरूरी है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पूछ देगा, बताइए वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड खाना में से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब जब अनडाइजेस्टेड खाना से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो बचेगा क्या? एकदम सॉलिड बचेगा, और वो वेस्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। और वो वेस्ट जो है वो आ जाता है रेक्टम में। लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट यानी कि फेसेस, उसको टेम्पोररीली स्टोर करता है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है रेक्टम, यहां पे वेस्ट जो है ना ये स्टोर करता है ये, ठीक है। एनएस क्या है? एनएस देखो, ये एनएस है, ठीक है। एनएस ओपनिंग होता है जिसके थ्रू ये जो फेसेस है अनडाइजेस्टेड है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। मतलब यहाँ पे इगेशन होता है, इगेशन मतलब वेस्ट यानी कि फेसेस जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है पता है? स्फिंक्टर मसल। कौन? एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर, यहाँ पे एक मसल होता है जिसको एनल स्फिंक्टर मसल कहते हैं, और यही क्या करता है? वेस्ट को निकालने में मदद करता है। मतलब एक क्वेश्चन है कि बताइए एनल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है?
तो आपको लिख बोलना होगा कि ये वेस्ट हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड को निकलने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट है एक्टिविटी। ये लास्ट एक्टिविटी है आज क्लास का, आज का सेशन का जो है ना लास्ट एक्टिविटी है। देखिए ये एक्टिविटी से ये पता चलेगा ना कि सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। ये हमको पता चलेगा कि हाँ सही में ये जो सलाइवा है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरीका का, 2 टेस्ट ट्यूब, ऐसा टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, ऐसे टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी ले लेना है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि आपको 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, दोनों में लेना है, ये याद रखिएगा, दोनों में स्टार्च सॉल्यूशन। दोनों में हम लोग को स्टार्च सॉल्यूशन लेना है। स्टार्च सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे सर, कैसे लेंगे, है ना? तो जो राइस वाटर होता है ना, पानी चावल बनने के बाद जो पानी होता है उसको आप ले सकते हैं, उससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ले लेना है इसमें स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा ऐड करना है, ठीक है, सलाइवा ऐड करेंगे, जबकि इसमें सलाइवा ऐड नहीं करेंगे, याद रखना इसमें सलाइवा ऐड नहीं कर रहे, बस एक ही टेस्ट ट्यूब में सलाइवा ऐड करेंगे, और जबकि टेस्ट ट्यूब बी में सलाइवा ऐड नहीं करेंगे। अब क्या होगा, इसको हम छोड़ देंगे 20 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 20 से 30 मिनट के बाद दोनों में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन, दोनों में। आयोडीन सॉल्यूशन जो है ना हम लोग दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन पता है ना स्टार्च इंडिकेटर है, तो स्टार्च को इंडिकेट करेगा, और जहां स्टार्च होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए किस टेस्ट ट्यूब ए या टेस्ट ट्यूब बी किसका कलर चेंज होगा, बताइए। तो देखिए इसमें कलर चेंज नहीं होगा, और इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज इसमें नहीं होगा और इसमें होगा, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। पता है क्यों? तो देखिए इसका कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्च है ना, स्टार्च है, और आयोडीन सॉल्यूशन डाले तो आयोडीन क्या करेगा, स्टार्च को इंडिकेट करेगा, स्टार्च है, इसको तुरंत क्या करेगा, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब इसमें स्टार्च है। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि हम लोग सलाइवा केवल टेस्ट ट्यूब ए में ऐड किए थे, तो ये सलाइवा क्या किया होगा, इसका फंक्शन क्या है, स्टार्च को ब्रेक किया होगा। सलाइवा जो है स्टार्च को ब्रेक किया होगा और सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया होगा। ठीक है, सलाइवा इसमें प्रेजेंट स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब तो यहां स्टार्च है नहीं है। अब जब यहां स्टार्च है ही नहीं तो कलर चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि सलाइवा जो है ना वो स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, add 1 ml saliva to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20 से 30 minutes. Now add few drops of dilute iodine solution to the test tube. ठीक है, in which test tube do you observe a color change? तो टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सलाइवा स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, हमारा चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन आज खत्म कर लिया हम लोग, है ना। कितना खुशी की बात है ना। न्यूट्रिशन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं, मतलब ये आप पढ़ लिए ना तो समझ जाइए कि आपका जो एग्जाम में मार्क्स आता है, जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो मार्क्स आएगा वो पूरा आएगा, एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर ये आप पढ़ लिए तो। ठीक है, इससे जो बुक में दिया एनसीईआरटी का हर टॉपिक्स
टच किए, है ना। जहां से टीचर सोच सकते हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, वो सब यहाँ पे टच है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग भी कर लीजिएगा अभी। देखिए लिखा है कि फंक्शन बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, आराम है, किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और दूसरा फंक्शन है मेक्स द मीडियम या मेक्स द फूड एसिडिक। क्यों भाई? पेप्सिन एक्ट करेगा इसलिए। विली का फंक्शन क्या है? विली का फंक्शन यही है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। एनल स्पिंक्चर देखो आ गया ना, एनल स्पिंक्चर अनडाइजेस्टेड फूड को निकलने में हेल्प करता है। लाइपेज, लाइपेज फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। बाइल जूस क्या किया था? बाइल जूस का काम क्या था? लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ दिया था। अब ये लाइपेज क्या करेगा? उसी स्मॉल ग्लोब्यूल को और ब्रेक करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन का बड़ा भाई ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स? हर्बीवोर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है, क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज वाले चीज खाता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड है, ठीक है, और इसीलिए उसका लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और कार्निवोर्स का शॉर्ट होता है, इसका रीजन है कि मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? पेन होने लगेगा, है ना, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से अल्सर भी हो सकता है ना, ये याद रखिएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। बोलने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसको लिखना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे आप जाकर देख लीजिएगा, वीडियो हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू, ठीक है। आज का सेशन में हम लोग न्यूट्रिशन पार्ट पूरा कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों आप एकदम न्यूट्रिशन को क्लियर कर लीजिए एकदम अच्छा से, इतनी अच्छे से कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको और अच्छी तरीका से, मतलब समझ रहे ना, न्यूट्रिशन जैसे पढ़े हैं ना उसी तरीका से रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हर टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट रहने के लिए, है ना, आप यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मौज मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। बोर्ड है, बोर्ड आने वाला है ना, और ये 10th क्लास जो होता है वो फ्यूचर डिसाइडर होता है, ठीक है। फ्यूचर डिसाइडर मतलब 10th ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो थोड़ा मेहनत कीजिए ज़्यादा, है ना, मौज मस्ती भी कीजिए लेकिन कम कीजिए, पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।